हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए, आप लोग का एग्जाम अब नजदीक आ चुका है। ठीक है, जो आप मॉक टेस्ट जो कंटिन्यू कर रहे थे उसी को आज आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे 2 दिन पहले लेक्चर नहीं आया था, क्योंकि अब जो है आपका कंटिन्यू ये रहेगा सीरीज। और जो भी पीछे का क्वेश्चन नहीं देखे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, ताकि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन्स रहेगा वो सारा क्लियर होते जाएगा। देखिए, ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, जो भी पीएचडी बैट का आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है, एलएनएमयू का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, एलएनएमयू का हो रहा है, इसके बाद एक्यू जो आल्बर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, इसका भी पैट का एग्जाम हो रहा है। किसी भी पीएचडी पैट का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और यूजीसी नेट के लिए भी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर, बट इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, खास करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं कि क्वेश्चन का टाइप्स क्या रहेगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके पहले लिस्ट में जाएंगे, आपको सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिख जाएगा। ठीक, चलिए अब इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन क्लासरूम ए टीचर क्रेडिबिलिटी इज एनहांस्ड बाय, यानी कि कक्षा में शिक्षक की विश्वसनीयता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कक्षा में शिक्षक की विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है? तो क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ आइडियाज, यही बात सही है कि जो टीचर क्लास में एक्चुअली जब क्लियर अपना आइडिया क्रिएट करते हैं, यानी कि विचारों की स्पष्ट क्या है, विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, यानी कि विचारों की जब स्पष्ट पूरा क्लियरेंस जब पढ़ाते हैं, तो ये क्या करता है, ये क्रेडिबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है? डिग्री टू विच स्टूडेंट्स परसीव द टीचर एज नॉलेजेबल, टीचर को नॉलेजेबल होना चाहिए, और जब टीचर नॉलेजेबल रहेगा तभी बच्चे को डिलीवर कर पाएगा अपना नॉलेज। अगर टीचर के पास नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट को क्या नॉलेज डेवलप करेगा? रिलेबल होना चाहिए, और ट्रस्ट वर्दी भी होना, विश्वासी भी होना चाहिए। व्हेन टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट क्लियरली, जब टीचर जो एक्सप्लेन है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, learners feel that the teacher has command over the subject matter, और क्या है अभी लास्ट में, सब्जेक्ट मैटर पे कमांड होना चाहिए, टीचर को खुद नॉलेज होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट को अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होता है। क्लियर क्या है? क्लियर आर्टिकुलेशन, जी क्लियर आर्टिकुलेशंस रिड्यूसेस द एम्बिग्यूटी, प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करना, बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, जो भी बातें कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ करना इन द कम्युनिकेटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हेजिटेशंस को खत्म करना होता है, लैक ऑफ आई कांटेक्ट, और लैक ऑफ आई, जब जब मतलब क्लास लिया जाता है उस समय आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं है कि मान लीजिए टीचर है पढ़ा कहीं देख कहीं और रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप जो बातें डिलीवर करना चाह रहे हैं कक्षा में क्लास में, वो बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? इसका लैक ऑफ आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी ह्यूमर में डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स, और फालतू का बातें भी नहीं होना चाहिए क्लासरूम में, एंड रिड्यूसेस द सीरियसनेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हिंदी देख लेते हैं। क्या है? विश्वसनीयता का अर्थ है कि विद्यार्थी शिक्षक को कितना जानकार, भरोसेमंद और सक्षम मानते हैं। जब शिक्षक विचारों को स्पष्ट, तार्किक और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है, मतलब कि कुछ बातें को तार्किक रूप से समझा करके किसी भी एंगल से टीचर प्रस्तुत करता है, तो यह विषय पर उसकी पकड़ को दर्शाता है। अगर आप एक ही पॉइंट को पढ़ाना होता है क्लास में, उसी को 10 तरह से घुमा कर पढ़ाएंगे तो क्या होगा? टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर पर पकड़ है, तो एक एक बात को 10 तरीका से समझा कर टीचर बता सकता है। अगर टीचर को ही नहीं आएगा तो टीचर कैसे बता पाएगा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए सब्जेक्ट मैटर पकड़ बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, स्पष्ट अभिव्यक्ति से भ्रम कम होता है, समझ बढ़ती है, और संप्रेषक पर विश्वास बनता भी है। इसके विपरीत झिझक, आंखों से संपर्क न करना, अत्यधिक मजाक संचार की गंभीरता को कम कर देता है। ठीक है, ज्यादा मजाक करना भी आप कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है? कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस डिपेंड्स मेनली ऑन, यानी कि मुख्यतः प्रभावी कक्षा संचार मुख्यतः निर्भर करता है, किस्म निर्भर करेगा, तो यूज ऑफ टेक्निकल जिन है, टेक्निकल जार्गन पर नहीं करता है,
इमोशनल स्टेबिलिटी ऑफ द टीचर, यह शिक्षक की भावनात्मक स्थिरता पर जो होता है इफेक्टिव क्लासरूम जो है डिपेंड करता है, ठीक है। इफेक्टिव क्लासरूम जो कम्युनिकेशन जो होता है इज नॉट ओनली कॉग्निटिव बट आल्सो इमोशनल, सिर्फ कॉग्निटिव ही नहीं होता बल्कि इमोशनल भी होता है। ए टीचर हु इज इमोशनली स्टेबल कैन कंट्रोल द एंगर, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशंस को कंट्रोल करता, इट कैन रेस्पॉन्ड पेटेंटली टू लर्नर्स डाउट्स, ठीक है। इमोशनल बैलेंसेस अलाउ प्रॉपर लिसनिंग, यानी कि जब आप इमोशनल बैलेंस कर लेते तो क्या प्रॉपर लिसनिंग होता है, एम्पैथी एंड सपोर्टिव इंटरेक्शंस which enhances the understanding and participations को वो बढ़ाता है। इमोशनल instability on the other hand creates fear and communications barriers, ठीक है। यानी कि प्रभावी संचार केवल बौद्धिक नहीं बल्कि भावनात्मक प्रक्रिया भी है, भावनात्मक प्रक्रिया भी सिर्फ बौद्धिक ही नहीं है। भावनात्मक रूप से संतुलित शिक्षक क्रोध, तनाव और घबराहट पर नियंत्रण रखता है। भावनात्मक रूप से क्रोध पे कंट्रोल कर सकते हैं, तनाव और घबराहट पर भी नियंत्रण रखता है जो भावनात्मक टीचर होता है, तथा विद्यार्थियों की शंकाओं को धैर्यपूर्वक सुनता है। समस्याएं क्या है उस चीज को सुनना, यह सहानुभूति और सकारात्मक वातावरण बनाता है जिससे सीखने की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है। भावनात्मक अस्थिरता संचार अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट आया जाए, ए कम्युनिकेटर्स कॉन्फिडेंस इन द क्लासरूम रिफ्लेक्टेड बाय, कक्षा में संप्रेषक का आत्मविश्वास प्रकट होता है, ठीक है, प्रकट होता है। अब को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैसे प्रकट होता है ये चीज पूछ रहा है। तो अवॉइडिंग क्वेश्चन से बचना, जी नहीं क्वेश्चन से बचना थोड़ी होगा। कंसिस्टेंट आई कांटेक्ट एंड पोस्चर्स, स्थिर नेत्र संपर्क व देह भाषा, बिल्कुल सही है कि जब मतलब क्लासरूम कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। आई कांटेक्ट में क्या है, कॉन्फिडेंस है। अगर मान लीजिए टीचर पढ़ा कहीं और रहे, देख कहीं और रहे, तो आई कांटेक्ट नहीं बनता तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कहीं न कहीं कम है कि आप आंख चुरा रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वहां पे इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। नॉन वर्बल क्यूज जो होता है सच एज आई कांटेक्ट, ठीक है, आंख से आंख मिलाना, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस से समझ जाना कि इसके मन में क्या चल रहा है, एंड पोस्चर्स कन्वे द कॉन्फिडेंस मोर स्ट्रांगली देन वर्ड्स, वर्ड्स का फॉर्म तो अलग होगा ना, ठीक है। स्टेडी आई कांटेक्ट शोज द attentiveness, honesty and control over content, ठीक है। While an erect postures indicate self assurance, these signals psychologically convince a student that teacher is competent and is command of the situation को कमांड करता है। यानी कि नेत्र संपर्क जो होता है मुख भाव और आसान जैसे शब्दों आप शाब्दिक संकेत आत्मविश्वास को सशक्त सूचक होते हैं। निरंतर आंखों से संपर्क ईमानदारी, हाँ, जब निरंतर आंख से संपर्क होता है दिखाता है, ईमानदारी को दर्शाता है, सजगता और विषय पर अधिकार दर्शाता है, जबकि संतुलित देह भाषा आत्मविश्वास का प्रतीक है, ठीक है। ये संकेत विद्यार्थियों को मानसिक रूप से आश्वस्त करते हैं, यानी कि आश्वस्त करते हैं मानसिक रूप से। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, इन टीचिंग क्लैरिटी ऑफ मैसेज इज अफेक्टेड बाय, शिक्षण में संदेश की स्पष्टता प्रभावित तो होती है, ये बताइए। तो प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन, उचित उतार चढ़ाव होता है टीचिंग में, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। वॉइस मॉड्यूलेशन हेल्प्स इन एम्फसाइजिंग की आइडियाज, ठीक है, मेंटेनिंग अटेंशंस एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस अप्रोप्रिएटली, वेरिएशन इन पिच, tone and speed makes communications lively and meaningful होना चाहिए। A monotonous voice causes the boredom and reduces the comprehensions, whereas proper modulation, proper modulation मतलब proper बातचीत होता है, ठीक है, ensure the clarity and retentions of concept, ताकि कंसेप्ट में क्या आता है, क्लैरिटी आता है, ठीक है। यानी कि उतार चढ़ाव, जो स्वर उतार चढ़ाव से मुख्य बिंदुओं पर बल दिया जाता है, ध्यान बना रहता है और भाव स्पष्ट होते हैं। यानी कि एक रस स्वर से
निरस्ता आती है और समझ घटती है, जबकि उचित स्वर परिवर्तन से संदेश स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। जो भी संदेश होता है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, ट्रस्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज मेनली बिल्ट थ्रू, भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच ट्रस्ट कैसे बनता है? शिक्षक और छात्रों के बीच विश्वास मुख्यतः बनता है। विश्वास बनाने में क्या महत्वपूर्ण है? तो पुनेटिव डिसिप्लिन दंड देना थोड़ी पॉसिबिलिटी है। कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, यस, निरंतरता और निष्पक्षता रहता है, तभी टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है विश्वास बनता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंट जी नहीं, वन वे तो होना ही नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट डेवलप, देखिए ट्रस्ट डेवलप होना एक बहुत बड़ा चीज है। ट्रस्ट डेवलप व्हेन द स्टूडेंट परसीव द टीचर एज फेयर, अनबायस्ड होना चाहिए, कंसिस्टेंट इन बिहेवियर एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, प्रिडिक्टेबल एंड जस्ट एक्शंस क्रिएट द साइकोलॉजिकल सेफ्टी। ठीक है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी इनकरेज ओपननेस एंड प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन को यहाँ पर क्या करेगा? प्रमोट करेगा। पनिशमेंट एंड एक्सेसिव क्रिटिसिज्म जनरेट फियर, अगर आप चाह रहे हैं कि विद्यार्थी को डरा के धमका करके हम मतलब कि बेटर ट्रस्ट बना सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। विद्यार्थी आपसे डरेगा तो ट्रस्ट कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच जो होता है, इस चीज को पनिशमेंट से कभी भी ट्रस्ट बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन पनिशमेंट एंड एक्सेसिव क्रिटिसिज्म जनरेट फियर, डर को पैदा करता है। विच वीकनेस ट्रस्ट, ट्रस्ट तो कभी होगा हो ही नहीं सकता है इस कंडीशन में। ठीक ना, यानी कि विश्वास तब बनता है जब विद्यार्थी शिक्षक को निष्पक्ष, तटस्थ और व्यवहार में स्थिर मानते हैं। जब स्थिर मानेंगे तब विश्वास बनेगा। समान नियम हो गया, समान मूल्यांकन हुआ, न्यायपूर्ण आचरण हुआ, सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, जो पारस्परिक संचार और विश्वास को मजबूत करती है। ठीक है, भय और कठोर आलोचना विश्वास को नष्ट करती है, ये कभी भी विश्वास को बढ़ने नहीं देती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है। किस टाइप का होता है शिक्षक छात्र संप्रेषण? तो यूटिलेरियन क्या होता है? यूटिलेरियन, अगर शिक्षक छात्र के भी जो संपर्क जो बातें होती है, संप्रेषण किस प्रकार की होती है? यूटिलेरियन होती है। अब देखते हैं यूटिलेरियन क्या होता है। टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशंस इज जनरली पर्पज ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड बात होता है। ठीक है, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ट्रांसमिशन करना है, देना है। डेवलप ऑफ स्किल्स, स्किल्स को डेवलपमेंट करता है। क्लैरिफिकेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर होता है। एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, देयरफॉर इट इज एसेंशियली यूटिलिरियन इन नेचर, क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम यूटिलिरियन इन नेचर। ठीक है, मीनिंग इट इज बेस्ड ऑन द usefulness and educational functions rather than emotional or conflict conformation। यानी कि शिक्षक छात्र संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का संप्रेषण, कौशल विकास, अवधारणाओं की स्पष्टता, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्ति होता है। इस कारण यह उपयोगिता आधारित यूटिलिरियन होता है, न कि टकराव पूर्ण या केवल आलोचनात्मक होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। क्लासरूम इंटरेक्शन इज प्राइमरली, यानी कि कक्षा में अंतःक्रिया मुख्यतः होती है। तो क्या होती है कक्षा में अंतःक्रिया? इन्फॉर्मेटिव, क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव, सूचनात्मक होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो जो क्लासरूम इंटरेक्शन जो होता है, एम्स एट शेयरिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर करा जाता है। एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, द टीचर कम्युनिकेट्स फैक्ट, जो फैक्ट होता है उसे कम्युनिकेट्स करते। आइडियाज एंड इंटरप्रिटेशंस मेकिंग द प्रोसेस मेनली द इंफॉर्मेटिव, यानी कि कक्षा में संप्रेषण का उद्देश्य जानकारी देना होता है, अवधारणा स्पष्ट करना, समझ विकसित करना होता है, इसलिए यह मुख्यतः सूचनात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। 8 नंबर क्वेश्चन, द नेचर ऑफ टीचर क्या है?
द नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन कम्युनिकेशन इज जनरली, संचार में शिक्षक छात्र संबंध सामान्यतः होता है। क्या होता है शिक्षक छात्र का संबंध? तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए टीचर और छात्र का संवाद, ठीक है। यानी कि क्या है, हाँ, मॉडर्न पेडागोगी emphasizes द पार्टिसिपेशंस, डायलॉग एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होना चाहिए भाई, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप इसी को शो अप करता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशनशिप। यानी कि कम्युनिकेशंस इज टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, encourages क्वेश्चनाइजिंग एंड फीडबैक। यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, इनकरेज होगा, क्वेश्चनाइजिंग से फीडबैक मिलता है, रिफ्लेक्टिंग एंड डेमोक्रेटिक नेचर, और इस ये जो है डेमोक्रेटिक नेचर को शो अप करता है, ठीक है। आधुनिक शिक्षा में सहभागिता, संवाद और परस्पर जो सम्मान बल दिया जाता है, इसलिए संप्रेषण का स्वरूप जो होता है लोकतांत्रिक होता है, ठीक है। परस्पर सबको अधिकार मिले, बोलने का अधिकार मिलता है, तो क्या होता है लोकतांत्रिक शिक्षक हो जाएगा ना, प्रॉपर टीचर स्टूडेंट के बीच बात होता है, यही वो डरा धमका कर पढ़ाई कराया जाता है, तो ये लोकतांत्रिक संप्रेषण वहां पे नहीं बनता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्या है, द डोमिनेट फंक्शंस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, ठीक है। यानी कि कक्षा संचार का प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है प्रमुख कार्य कक्षा संचार का? तो इंटरटेनमेंट नहीं, इंटरटेनमेंट कभी नहीं होता है। परसुएशन, प्रेरणा, बिल्कुल सही है, प्रेरणा जो होता है ये बिल्कुल सही है, प्रेरणा ही होता है क्लासरूम का फंक्शंस। यानी कि द प्राइमरी रोल ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशंस इज इंस्ट्रूमेंटल, मतलब कि गाइडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स लर्निंग गोल्स। कक्षा संचार का मुख्य उद्देश्य शिक्षण निर्देशन देना होता है, ठीक है, जिससे विद्यार्थी निर्धारित शैक्षिक लक्ष्यों तक पहुंच सके, जो शैक्षिक लक्ष्य होता है वहां तक विद्यार्थी पहुंच सके। नेक्स्ट आते हैं, टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज मोस्टली, शिक्षक छात्र जो संप्रेषण अधिकांशतः होता है किस टाइप का होता है शिक्षक छात्र? तो वन वे थोड़ी होता है, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, हाँ टू वे इंटरेक्टिव। जब स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट में जब बातचीत होता है ना, वो द्विपक्षीय अंतर क्रियात्मक होता है। यानी कि आपका ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल सही है। क्यों सही है इसका देखते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग जो होता है रिक्वायर फीडबैक। अगर जिस टीचिंग में फीडबैक ना मिले इफेक्टिव टीचिंग होगा ही नहीं। फीडबैक मतलब कि कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है, नहीं हुआ है, बात समझा गया है कि ऐसा ही बात चला गया है, ये फीडबैक में आता है, ठीक। क्वेश्चनाइजिंग करना, हाँ क्वेश्चनाइजिंग से फीडबैक जनरेट होता है। एंड डिस्कशन भी मैटर करता है, जो एक डेमोक्रेटिक लर्निंग को प्रमोट करता है, ठीक। ये बात पहले बता चुके हैं, फिर यहाँ भी हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। यानी कि हेंस अतः क्या होता है यहाँ पे, कम्युनिकेशन जो होता है ना फ्लोज ऑन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, दो तरफा कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है। मेकिंग इट इंटरेक्टिव, ठीक है, मेकिंग इट इंटरेक्टिव रेदर देन प्योरली वन वे। वन वे होगा तो क्या होगा, वन वे में तो क्या होता है, टीचर लेक्चर दे के चले गए, बच्चे को समझ में आए ना आए उसका कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए प्रतिक्रिया, प्रश्नोत्तर जरूरी है, संवाद आवश्यक होते हैं, इसलिए संचार जो होता है द्विपक्षीय और अंतःक्रियात्मक होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक है। गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड पोस्चर्स इन क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, कक्षा संप्रेषण में हाव भाव, मुख्य भित्ति और शारीरिक मुद्रा किसके उदाहरण हैं, ये बताइए कि किसके उदाहरण हैं। देखिए वर्बल थोड़ी होता है फेशियल एक्सप्रेशन, मैकेनिकल थोड़ी होता है, फॉर्मल नहीं होता। फॉर्मल क्या होता है, जो ऑफिस में बैंक में बात होता है फॉर्मल बात होता है। नॉन वर्बल होता है अशाब्दिक, ठीक है, जो गेस्चर हुआ, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ, ये किस में आ जाता है, नॉन वर्बल में आता है, ठीक। यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट डू नॉट यूज वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड का यूज नहीं करा जाता है, ठीक है, सच एज गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टेक्ट, posture and body movement, ये सब नॉन वर्बल क्यूज है इन द क्लासरूम, ठीक है। दीज क्यूज रिफ्लेक्ट द टीचर एटीट्यूड, ठीक है, टीचर एटीट्यूड, इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल स्टेट को
क्रिएट करता है इन दे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड मोटिवेशन। यानी कि अशाब्दिक संचार में वे सभी संकेत आते हैं जो शब्दों के बिना भाव प्रकट करते हैं, जैसे हाव भाव। शब्द बिना बोले ही पता चल जाता है सिर्फ देख करके। तो हाव भाव, मुख अभिव्यक्ति, बोलने का मतलब मुख देख करके, नेत्र संपर्क और देह भाषा, चाल ढाल क्या है। कक्षा में ये संकेत शिक्षक की मनोवृत्ति, रुचि, आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, टीचर का भावनात्मक स्थिति क्या है, ये सब जो एक्टिविटीज होता है कक्षा में क्या करते हैं, बात को दर्शाते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया होती है नॉन वर्बल क्यूज से भी मतलब कि प्रभाव पड़ता है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन एंड कक्षा संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइलेंस इन क्लासरूम इंटरेक्शन इज रिगार्डेड एज। कक्षा में मौन को माना जाता है, कक्षा में से मौन है तो उसको क्या माना जाएगा, ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का एक रूप। मौन, कोई चुप भी है ना तो वो नॉन वर्बल हो जाएगा, एक संप्रेषण का रूप ही है। जैसा ना कि चुप है तो क्लास में कुछ नहीं हो रहा, साइलेंस होना भी एक कम्युनिकेशन का ही टाइप है। ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल हो जाएगा। Silence can convey the agreements, disagreement, confusions, respect or reflections. ठीक है, in educational psychology silence is treated as powerful non-verbal। यदि चुप भी है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं तो नॉन वर्बल क्यूज को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं कि संप्रेषण नहीं हो रहा, संप्रेषण तो हो रहा है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन जो होगा वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। सिग्नल्स दैट कम्युनिकेट्स लर्नर्स इंटरनल स्टेट। ठीक ना, यानी कि मौन सहमति और सहमति, भर्म, सम्मान या चिंतन को व्यक्त कर सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान में मौन को एक प्रभावशाली और शाब्दिक संकेत माना जाता है। यानी कि मौन रहना भी एक मतलब कि अशाब्दिक प्रभावशाली क्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टोन ऑफ वॉइस इन टीचिंग प्राइमरी कन्वेज। यानी कि शिक्षण में स्वर का उतार चढ़ाव मुख्यतः क्या व्यक्त करता है, कभी जोर से बोलना, कभी कम बोलना, एक ही चीज को दर्शाता है। तो ये पूछ रहा है, देखिए ये इमोशन और एटीट्यूड को दर्शाता है, भावना और मनोवृत्ति को दर्शाता है, कभी हाई आवाज कभी लो आवाज में बोलना। ठीक ना, यानी कि पैरालैंग्वेज क्या होता है, अगर पैरालैंग्वेज की बात आवे तो टोन होता है, बोलने का टोन, किसी का हाई टोन कभी लो टोन। क्लास में पढ़ा रहे होते कभी आवाज तेज निकालना कभी सोलो निकालना, इसको पैरालैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, टोन हो गया, पिच हो गया, स्ट्रेस हो गया, रिवील्स द इमोशनल स्टेट एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर्स। ए काल्म इनकरेज टोन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है, कहाँ आवाज लो करना है, कहीं हाई करना है। व्हाइल ए हार्श टोन में क्रिएट फियर एंड रेसिस्टेंस। यानी कि स्वर जो होता है पिच और बलाघात जो होता है संप्रेषक की भावना, स्थिति और दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। कोमल स्वर प्रेरणा देता है जबकि कठोर स्वर भय उत्पन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इंडिकेट्स। शिक्षक और छात्रों के बीच नेत्र संपर्क किसका संकेत है। जब शिक्षक और छात्रों के बीच नेत्र संपर्क होता है तो किसका ये बात है। ठीक है, तो ये अटेंशन एंड इम्प्रूव इन्वॉल्वमेंट का बात करता है। जब टीचर और स्टूडेंट के बीच आंख का संपर्क होता है तो क्या है, अटेंशन है, और इन्वॉल्वमेंट ध्यान और सहभागिता को शो अप करता है। ठीक ना, यानी कि आई कॉन्टेक्ट, जो आई कॉन्टेक्ट है ना, क्रिएट्स द साइकोलॉजिकल कनेक्शन क्रिएट करता है, इंश्योर द अटेंशन एंड प्रमोट्स द इंटरेक्शन को प्रमोट करता है। इट इज ए वाइटल नॉन वर्बल बात हो जाएगा जब आंख मिलता है। टूल फॉर द इफेक्टिव क्लासरूम, क्लासरूम को इफेक्टिव करा जाता है। मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस को भी वो बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि नेत्र संपर्क मानसिक जुड़ाव उत्पन्न करता है, ध्यान सुनिश्चित करता है और सहभागिता बढ़ाता है। यह प्रभावी कक्षा संचार का एक प्रमुख साधन होता है। ठीक, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स इन कम्युनिकेशन इज टर्म्ड एज।
संचार में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भौतिक दूरी को क्या कहा जाता है? जो भौतिक दूरी होता है शिक्षक और छात्र के बीच, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोमिक्सिस क्या कहा जाता है? उसे प्रोमिक्स कहा जाता है, यानी कि निकटता अध्ययन किया कहा जाता है। प्रोमिक्सिस जो होता है is the study of space in communications in classroom. The distance maintained by the teacher influences the student comfort, participations, ठीक है, और perceptions of authority, यानी कि प्रोमिक्सिस संचार में स्थान और दूरी के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोमिक्सिस को? स्थान और दूरी के अध्ययन को प्रोमिक्सिस कहते हैं। कक्षा में शिक्षक की दूरी विद्यार्थी के सहजता, सहभागिता और अधिकार बोध को प्रभावित करती है। ठीक है, इस सब को प्रभावित करेगा। सब शिक्षक विद्यार्थी से दूर क्लास में रहेगा तब। नेक्स्ट आते हैं, इफ द प्रोपोजिशंस ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, एक मान लीजिए प्रोपोजिशंस है, क्या है? जितना भी स्टूडेंट है सब इंटेलिजेंट है, ऑल द स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट्स इज फॉल्स, ये बात गलत है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो ट्रू क्या होगा? यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ये गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? ठीक है, तो जब सभी छात्र इंटेलिजेंट गलत है तो गलत बात है, सही नहीं है। तो सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, तो कुछ स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है सही निकल के आएगा। ठीक, यानी कि इट ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या कहता है? ऑल ए आर बी इज फॉल्स, फॉल्स है तो इट इज नेसेसरी मींस दैट एट लीस्ट वंस ए नोट बी नहीं होगा, तो हैंस द सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, कुछ जो होता है यहाँ पे इंटेलिजेंट नहीं है, मस्ट बी ट्रू। यदि सभी ए बी हैं, कथन गलत है, तो अनिवार्य रूप से यह सत्य होगा कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए है, जो कुछ मतलब का स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट नहीं है, कुछ लगा देंगे यहाँ पे, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाँ, इफ द स्टेटमेंट्स नो टीचर इज डिसऑनेस्ट, मतलब कि टीचर डिसऑनेस्ट है, ये क्या है? नो टीचर इज डिसऑनेस्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। विच प्रोपोजिशन इज सर्टेनली ट्रू, यदि कथन जो है कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, क्या है? कोई भी शिक्षक बेईमान नहीं है, ये बात गलत है। क्या है? ये बात गलत है। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? सत्य कथन को यहाँ पे बताना है। तो अभी जस्ट उस चीज को फॉलो करेंगे। सम टीचर्स आर डिसऑनेस्ट, नो लगल है तो कुछ टीचर ऑनेस्ट हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है सब टीचर। कुछ शिक्षक बेईमान है, बिल्कुल सही, दो ऑप्शन सही होगा। यानी कि ये यहाँ पर यूनिवर्सल क्या लगा है? तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव जो है नो एज बी, कौन सा यूज हुआ है? नो एज बी, ठीक है। तो बीइंग फॉल्स इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिस्ट एट वन ए दैट इज बी, तो कोई भी ए बी नहीं है, यदि गलत है तो इसका अर्थ है कि कुछ ए बी है, अवश्य सत्य होगा कि कुछ भी होगा, ऐसा सत्य हो सकता है, सत्य हो सकता है। तो इसलिए इस लेके हम जब चल रहे हैं तो आपका यहाँ पे सम टीचर आर ऑनेस्ट हो सकता है, सर्टेनली ट्रू ये होगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है? इफ ऑल रिसर्चर्स आर ऑब्जेक्टिव इज फॉल्स, जितना भी रिसर्चर है सबका ऑब्जेक्टिव गलत है। विच मस्ट बी ट्रू, तो कौन सा इसमें सही होगा? यदि सभी शोधकर्ता निष्पक्ष हैं, गलत है, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा? तो ये जो होता है सब है ना, दो लगल नहीं है, तो सम रिसर्चर्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव, कुछ शोधकर्ता निष्पक्ष नहीं भी है, ठीक है, कुछ शोधकर्ता निष्पक्ष नहीं भी होगा। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि रिसर्चर आर ऑब्जेक्ट, सबका ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स है, तो हो सकता है मे बी कि सम रिसर्चर्स नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी कि नेगेटिव ऑफ ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या है? नेगेटिव मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। ये क्वेश्चन आपका लॉजिकल रीजनिंग से है, ठीक है, क्वेश्चन जो है लॉजिकल रीजनिंग से है, यानी कि लीड्स टू ए पर्टिकुलर नेगेटिव को शो करता है। सार्वत्रिक जो होता है सुगात्मक कथन के खंडन से विशेष नकारात्मक कथन सत्य होता है। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या है, इफ द प्रोपोजिशंस ऑल पार्टिसिपेंट आर करप्ट, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट है सब करप्ट है, इज फॉल्स, ये बात गलत है, व्हाट इज सर्टेनली ट्रू, इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ यानी कि यदि सभी राजनेता पॉलिटिशियन है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर पॉलिटिशियन है, पार्टिसिपेंट नहीं है, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, जितना भी पॉलिटिशियन है सब करप्ट है, ये गलत है, तो व्हाट इज द सर्टेनली ट्रू, इसमें सही कौन सा होगा। यदि सभी राजनेता भ्रष्ट हैं, कथन गलत है, तो निश्चित रूप से क्या सत्य है, जो सत्य कथन है उसको बताना है। तो अभी जस्ट बताए थे उस समय, सम पॉलिटिशियन आर नॉट करप्ट, कुछ राजनेता भ्रष्ट नहीं है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी कि द फॉल्सिफाई ऑफ ऑल आर बी है ना, तो गारंटीज द ट्रूथ ऑफ सम ए आर नॉट बी, ऑल आर बी, तो कुछ ए बी नहीं होगा। यदि सभी ए बी है के असत्य होने पर कुछ ए बी नहीं है, निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होता है, सत्य होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, नो स्टूडेंट इज लेजी इज फॉल्स, यानी कि व्हिच कंक्लूजन्स इज लॉजिकली सर्टेन, यदि कोई छात्र आलसी नहीं है, ठीक है, कोई भी छात्र आलसी नहीं है, ये बात गलत है, तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा, सही को बताना है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट आर लेजी, जब कोई नहीं होगा, नो है ना, स्टूडेंट लेजी, ऑल सभी लेजी होगा, तो इस चीज को आप वहां पे ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। नहीं, इसका ऑल नहीं होगा, इसका सम स्टूडेंट आर लेजी, चूंकि नो लगा हुआ है इसलिए आपका यहाँ पे जो है सम, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, सम स्टूडेंट आर लेजी, कुछ छात्र आलसी हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, सेकेंड निकल के सही आएगा। क्या है, द निगेशन ऑफ यूनिवर्सल विल नेगेटिव नो एज बी रिजल्ट इन पर्टिकुलर अफर्मेटिव को शो करता है, तो सम ए आर बी, नो ए बी, तो वो अफर्मेटिव को शो करेगा, अफर्मेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये सब पॉइंट को वहां पर लॉजिकल रीजनिंग का पॉइंट है सारा। यानी कि शाब्दिक निषेध कथन के खंडन से विशेष स्वीकारात्मक कथन अनिवार्य रूप से सत्य होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है, इथिकल नॉर्म्स, क्या, हाँ, इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इंक्लूड गाइडलाइंस फॉर, शोध के नैतिक मानकों में किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं होते। जो शोध का नैतिक होता है किसमें दिशा निर्देश शामिल नहीं होता है, जो शामिल नहीं होता है उसको बताइए। तो प्लेगरिज्म, यस, प्लेगरिज्म जो होता है दिशा निर्देश में आता है, प्लेगरिज्म चोरी में आता है। इन्फॉर्म कंसेंट भी जरूरी है जब शोध कर रहे हैं, तो डाटा फैब्रिकेशंस भी जो होता है प्लेगरिज्म में आता है। एथिकल नॉर्म्स है, फोंट साइज ऑफ थीसिस, शोध प्रबंधन का फोंट आकार, ये क्या है, ये जो है एथिकल नॉर्म्स के गाइड में नहीं आता है। आपको किस फोंट में रखना है शोध का साइज, ये क्या है, ये जो है आप जिस साइज में रखना रख सकते हैं। कोई 12 रखा है फोंट, कोई 10 रखा था, उस साइज में रख सकते हैं, जो कि एथिकल नॉर्म्स में नहीं आता है, ठीक है। एथिकल नॉर्म्स क्या होता है, तो एथिकल नॉर्म्स फोकस ऑनेस्टी को फोकस करवाता है, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी रिसर्च, रिसर्च में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी जो होता है मैटर करता है रिसर्च में। इट इश्यूज क्या है, हाँ, इश्यूज लाइक प्लेगरिज्म को सोल्व करता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रॉपर लेना चाहिए, डाटा फैब्रिकेशन से प्लेगरिज्म है, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसर्च एथिक्स से ये रिलेटेड होता है। हाउएवर द फॉर्मेटिंग एस्पेक्ट सच एज फॉन्ट साइज आपको क्या रखना है ना रखना है, ये क्या है, डिपेंड करता है मेरे पे फोन साइज क्या रखेंगे, ये एथिकल नॉर्म्स में नहीं आता है और एथिकल नॉर्म्स से इससे अलग होता है, ठीक है, लेकिन फोन साइज एथिकल नॉर्म्स के अंदर नहीं आता है। बिलोंग टू द थीसिस राइटिंग गाइडलाइंस नोट एथिकल स्टैंडर्ड, यहाँ को एथिकल स्टैंडर्ड्स के रूप में साहित्य चोरी के नहीं आता है, ठीक है। यानी कि शोध नैतिकता का संबंध ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से होता है। साहित्यिक चोरी सूचित सहमति और आंकड़ों का गठन नैतिक विषय है, बात सही है, ठीक है, जबकि फॉन्ट आकार केवल प्रारूप यानी कि फॉर्मेट से जुड़ा होता है, नैतिकता से नहीं, यानी कि नैतिकता से फॉन्ट साइज का
कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिसर्च एथिक्स प्राइमरीली एम टू एंश्योर, शोध नैतिकता का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि शोध नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्पीड ऑफ पब्लिकेशन, जी नहीं। मोरल इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च, शोध की नैतिक शुद्धता जो होता है यही रिसर्च इथिक्स होता है, ठीक। यानी कि रिसर्च इथिक्स सेफ गार्डेड द ट्रूथलेस ट्रूथफुलनेस objectivity and accountability. Their purpose is not technical engagement, technical enhancement, but moral integrity जो होता है द रिसर्च प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि शोध नैतिकता का उद्देश्य तकनीकी सजावट नहीं बल्कि सत्य निष्ठा, निष्पक्षता और जो उत्तरदायित्व होता है उसको सुनिश्चित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाए, इसको सुनिश्चित करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है। हाँ 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल इशूज इन रिसर्च, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध में नैतिक समस्या नहीं है। जो नैतिक समस्या नहीं है जो शोध में, वही आपको यहाँ पे जो है सो बताना है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है? हितों का टकराव, ये है नैतिक शोध है। ऑथरशिप क्रेडिट, लेखियस, जो पेपर मतलब कि आप जब लिख रहे होते हैं तो ऑथरशिप क्रेडिट भी मैटर करता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियली, गोपनीयता भी मैटर करता है कि बचा के रखना होता है। पेज नंबरिंग स्टाइल, पेज नंबरिंग स्टाइल जो होता है, पृष्ठ संख्या शैली, ये क्या है? ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। किसमें नहीं आता है? इथिकल में नहीं आता है। पेज नंबरिंग आप किसी एंगल से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑथरशिप एंड कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट द फेयरनेस एंड राइट्स को अफेक्ट करता है। दज आर एथिकल कंसर्न्स। पेज नंबरिंग इज प्योरली ए फॉर्मेटिव इशू। पेज नंबरिंग क्या फॉर्मेटिव इशू है। हितों का टकराव, लेखक का श्रेय और गोपनीयता नैतिक विषय है, इस पर विचार करना आवश्यक है कि नैतिक विषय है। जबकि पृष्ठ संख्या शैली केवल तकनीकी प्रारूप का विषय, तकनीकी है ये। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? इथिकल गाइडलाइन इन रिसर्च आर मेनली कंसर्न विथ, शोध में नैतिक दिशा निर्देश मुख्यतः संबंधित होते हैं, क्या संबंधित होते हैं शोध में नैतिक दिशा निर्देश? तो ह्यूमन एंड एनिमल राइट्स, मानव एवं पशु अधिकार जो होता है, शोध में नैतिक विषय शामिल होते हैं। अगर आप किसी पशु पर भी रिसर्च कर रहे हैं, मानव पर करें तो प्रॉपर वहाँ कंसेंट लेना होता है, इथिकल नॉर्म्स लेना होता है, तभी आप कर सकते हैं। विदाउट एथिकल उसे प्रॉपर कंसेंट लिए, ठीक है, प्रॉपर कंसेंट लिए आप उस पर रिसर्च नहीं कर सकते हैं। यही इथिक्स है। क्या है ये? यही इथिक्स कहता है कि अब डाटा जिससे भी ले रहे हैं उसको उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हार्म तो नहीं है, वो आपको स्वेच्छा से लेने डाटा दे रहा है ना, तो इस चीज को आप पे फोकस करा जाता है, ठीक है। यानी कि एथिकल नॉर्म्स प्रोटेक्ट द डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी को करता है, राइट्स ऑफ वुमेन एंड एनिमल सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द थीसिस इज इररिलेवेंट टू एथिक्स, यानी कि नैतिक मानक शोध में सम्मिलित मानव पशुओं की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करते हैं, न कि प्रबंधन की सजावट की बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द पर्पस ऑफ रिसर्च एथिक्स कमिटीज इज टू, शोध नैतिकता समिति का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या होता है? तो मॉनिटर द मोरल कंप्लायंस, यानी कि नैतिक अनुपालन की निगरानी करना, यही क्या होता है? रिसर्च का इथिक्स को शो करता है। यानी कि इथिक्स कमिटीज इंश्योर दैट द रिसर्च फॉलोज मोरल प्रिंसिपल्स, जो बातें होता है उसको फॉलो करता है, सच एज इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रॉपर देखा जाता है, नॉन मेलिफिसेंस, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी एंड जस्टिस। दे डू नॉट डील विद द
स्टाइलिश और क्या है स्टाइलिश और फाइनेंशियल डिसीजंस को वो डील नहीं करता, ठीक। यानी कि नैतिकता समितियां यह सुनिश्चित करती है कि शोध सूचित सहमति, अहिंसा, गोपनीयता और न्याय जैसे सिद्धांतों का पालन करे, न कि भाषा या बजट संबंधी निर्णय ले। यानी कि भाषा या बजट संबंधी शोध में बातें नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, when a communications task ठीक है takes place between the teachers of same rank, it is called, यानी कि जब समान पद वाले शिक्षकों के बीच संचार जब बात होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? जब समान पद वाले दो टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं तो इस पॉइंट को, इस बात को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो इसको हम वर्टिकल नहीं कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कहते भी हैं क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल होता है। क्या होता है? सेम लेवल। जब सेम लेवल पे बात होता है, एक टीचर दूसरे टीचर से बात करते हैं तो आपका वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस चीज को देख लिया जाए तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशंस अकर्स among the individuals of equal status of an organizations, यानी कि एक स्कूल है उसमें सेम लेवल टीचर पोस्टिंग होकर आता है तो दोनों इक्वल है, वहाँ कोई छोटा कोई बड़ा पोस्ट छोटा पोस्ट होता होने वाला बात नहीं है। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंटरेक्शंस among टीचर्स, among स्टूडेंट्स और among एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ द सेम लेवल इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर। इट प्रमोट द कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विदाउट अथॉरिटी बैरियर। यहाँ पर कोई जब सेम लेवल में बात करते हैं तो कोई अथॉरिटी बैरियर नहीं होता है कि हमको किस तरह से बात करना है। मान लीजिए अगर वो टीचर जब प्रिंसिपल से बात करने जाएंगे तो वहाँ पे बैरियर है कि वहाँ पर किस ढंग से हमको बात करना है। अगर सेम लेवल टीचर से बात करता है तो कोई बैरियर नहीं है, खुल के बात किया जा सकता है, तो सेम लेवल, उससे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 36 सम्मेशन जो होता है समान परिस्थिति स्टेटस वाले व्यक्तियों के बीच होता है, समान रैंक वाले के बीच होता है। विद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक जो होते हैं ना, शिक्षक छात्र समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होने वाले संवाद 36 सम्प्रेषण कहलाता है। यह सहयोग, समन्वय और विचार विनिमय को बढ़ावा देता है, जो आपसी सहयोगात्मक को भी यहाँ पे इंक्रीज करा जाता है, इसको बढ़ाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कम्युनिकेशंस फ्रॉम प्रिंसिपल्स टू टीचर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी जस्ट हमने बात करा था कॉन्सेप्ट में कि प्राचार्य से शिक्षकों की और प्राचार्य से, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, प्राचार्य से शिक्षकों की ओर होने वाला संचार किसका उदाहरण है? जब एक प्रिंसिपल और टीचर से जब बातचीत होता है तो ये किस प्रकार का कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है? तो ये डाउनवर्ड होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। एक ऊपर है तो नीचे डाउनवर्ड होगा ना। प्रिंसिपल क्या है? हाईएस्ट रैंक पे है, टीचर क्या है? लोएस्ट रैंक पे है, मीडियम रैंक पे है, कर सकते हैं, तो वहाँ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। यानी कि when information flow from higher authority to lower level, यहाँ हायर लेवल से लोअर लेवल जब बातचीत होता है तो क्या होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, सच एज फ्रॉम प्रिंसिपल टू टीचर्स और टीचर्स टू स्टूडेंट्स। जब प्रिंसिपल से टीचर बात होगा, टीचर से स्टूडेंट बात होगा तो क्या होगा? ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा ना। इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे। क्लियर हो गया होगा डाउनवर्ड क्या होता है? इट इज मेनली यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। यहाँ पर प्रॉपर फॉलो करना होता है, ठीक है, गाइडलाइन को मानना होगा। जब टीचर प्रिंसिपल के पास बात करने जाएंगे तो फॉर्मल बात करेंगे, जो बात करना है, जो मैटर से रख के निकल जाएंगे। यदि टीचर स्टूडेंट के बीच बात करता है तो एक फॉर्मल बात होता है, ये नहीं कि बात को सिर्फ घुमा फिरा के करना, वहां पर पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो एक फॉर्मल जब बात होता है तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को शो अप करता है, ठीक ना। जैसे एक बैंक मैनेजर है, एक स्टाफ से बात करेगा, डाउनवर्ड बात होगा वहां पे, ठीक है। वहीं पर अगर दो स्टाफ है, दो सेम लेवल पोस्टिंग है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग
मैंने हर चीज को क्लैरिफाई करते आपको जा रहे हैं, ठीक है। जब सूचना उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाती है, जैसे प्राचार्य से शिक्षक या शिक्षक से छात्र, तो उसे अधोगामी, हिंदी क्या होता है, अधोगामी संप्रेषण कहते हैं। इसका प्रयोग निर्देश, नीतियों और मार्गदर्शन देने के लिए होता है, यानी कि बस जो बातें हैं, नीति जो बताना है बता देंगे और आगे निकल जाएंगे। इस टाइप के कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चंस की ओर। क्या है क्वेश्चंस? कम्युनिकेशंस फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रिंसिपल इज नोन एज, यानी कि छात्रों से प्राचार्य की ओर होने वाला संचार कहलाता है। अब एक स्टूडेंट है, एक प्रिंसिपल से बात कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन किस टाइप का होगा, ठीक है। तो देखिए कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्टूडेंट टू द प्रिंसिपल, यानी कि एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से जब बात टॉकिंग करेगा तो वो आपका हो जाएगा अपवर्ड, क्या होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, उर्ध्वगामी। यानी कि क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशंस फ्लो फ्रॉम द लोअर टू हायर लेवल, लोअर टू हायर लेवल अपवर्ड होता है इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायर का है, एंड इंक्लूड फीडबैक, फीडबैक होता है इसमें मिला हुआ, कंप्लेंट एंड सजेशन एंड रिपोर्ट्स। यानी कि उर्ध्वगामी संप्रेषण संगठन में नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि एक सबसे नीचे है, ठीक है, एक सबसे नीचे है और सबसे ऊपर से बात कर रहा है, ऊपर से बात कर रहा है ना। स्टूडेंट क्या है, सबसे नीचे है, ऊपर सबसे कौन है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सबसे ऊपर है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि एगो सबसे ऊपर, एगो सबसे नीचे, ठीक है, एगो सबसे ऊपर हुआ, एगो सबसे नीचे हुआ, तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसमें प्रतिक्रिया, शिकायत, क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, शिकायत होगा, सुझाव एवं रिपोर्ट भी शामिल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, कम्युनिकेशंस बिटवीन ए क्लर्क एंड टीचर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, भिन्न विभागों के लिपिक और शिक्षक के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है, उसको बताइए। तो ये डायगोनल क्रॉस कम्युनिकेशंस को शो करता है। विकर्ण प्रति संप्रेषण, यानी कि एक अलग अलग डिपार्टमेंट के क्लर्क या टीचर्स के जो बीच बातचीत होता है, उस बातचीत को डायगोनल क्रॉस कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि डायगोनल मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से, क्रॉस अलग अलग डिपार्टमेंट से, डायगोनल और क्रॉस कम्युनिकेशंस cuts the across both authority level and departmental boundaries होता है। It improves the efficiency and reduces delay in modern organizations। विकर्ण या प्रति संप्रेषण संगठन की पदानुक्रम और विभागीय सीमाओं को पार करता है। यह जो है कार्य कुशलता बढ़ाता है और समय की बचत भी करता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्या है, चलिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस इन एन इंस्टीट्यूशंस इज प्राइमरी नोन एज, संस्था में अनौपचारिक संप्रेषण को प्राय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जब कक्षा में मतलब कि अनौपचारिक संप्रेषण हो तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ग्रेप पाइन अफवाह तंत्र, क्या कहते हैं उसके, उसे ग्रेप पाइन अफवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ग्रेप पाइन जो होता है रेफर्स टू द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को रेफर करता है, अनऑफिशियल होता है, एंड स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस, यानी कि फालतू बातें फैल रही है, अफवाह, मास मीडिया का यहाँ पे बात आता है, एमंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द फास्ट, ये फास्ट होता है लेकिन कम समय के लिए होता है, ठीक है। जो अफवाह उठता है ना, फास्ट बहुत फैलता है लेकिन कम समय के लिए। इट में भी एनोक्यूरेट, उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होता है, फालतू बातें भी होती हैं, एंड डिस्टॉर्टेड, ठीक है, डिस्टॉर्टेड, ठीक है। यानी कि ग्रेपवाइन से तात्पर्य संगठन में होने वाले अनौपचारिक, गैर आधिकारिक और स्वाभाविक सूचना प्रवाह से है। यह तीव्र होता है परंतु प्रायः विकृत और अप्रमाणिक भी हो सकता है, कोई सत्यता इसमें जो है नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्या क्वेश्चंस है, एवरी इफेक्टिव कम्युनिकेटर मस्ट एक्सपीरियंस, प्रत्येक प्रभावी संप्रेषक को किसका अनुभव होना आवश्यक है, ये बताइए, किसका अनुभव होना आवश्यक है,
तो एंटीसेप्टरी एक्साइटमेंट, प्रत्याशित उत्तेजना होना जो है आवश्यक है इफेक्टिव कम्युनिकेटर में। यानी कि एंटीसेप्टरी एक्साइटमेंट रेफर्स टू द मेंटल एंड इमोशनल रेडनेस को रेफर करता है ऑफ ए कम्युनिकेटर, यानी कि बिफोर डिलीवरी ऑफ मैसेज इट हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स, जो थॉट्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग का मदद करता है, फोकसिंग ऑन अटेंशन एंड predicting audience reactions. This psychological arousal improve the clarity, confidence and effectiveness of communications को बढ़ाता है। प्रत्याशित उत्तेजना का अर्थ है संदेश देने से पूर्व संप्रेषक की मानसिक और भावनात्मक तैयारी को बढ़ाता है। इससे विचारों का संगठन, श्रोताओं की प्रतिक्रिया का अनुमान तथा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे संप्रेषण अधिक प्रभावी होता है। संप्रेषण क्या होता है, इससे अधिक ज्यादा प्रभावी होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। होमोफिली इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, संचार में होमोफिली से क्या तात्पर्य है, ये बताइए कि संचार में क्या तात्पर्य है होमोफिली से। तो सिमिलरिटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, प्रेषक और प्राप्तकर्ता में समानता जो होता है ये क्या होता है, होमोफिली होता है। हेट्रोफिली क्या होता है, जो डिफरेंट होगा वो हेट्रोफिली होता है। होमोफिली मीन्स द डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इन बैकग्राउंड, लैंग्वेज, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर्स। Greater homophily leads to the better understanding and reduced distortion of the message. होमोफिली का अर्थ है संप्रेषक और श्रोता के बीच भाषा, संस्कृति और मूल्यों दृष्टिकोण की समानता। अधिक समानता से संचार अधिक प्रभावी और क्या है, कम विकृत होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्टेटस डिसलोकेशंस इन क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, मतलब कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है एक्चुअली कक्षा में संप्रेषण की परिस्थिति विस्थापन को क्या उत्पन्न करता है, कक्षा में जो परिस्थिति विस्थापन होता है वो क्या उत्पन्न करता है, इस चीज को आप बताना है। तो ये जो है स्मूथ इंटरेक्शन जी नहीं, विकृति स्मूथ नहीं होता है, इमोशनल नहीं होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट तो अच्छा चीज है। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर को सोल्व करता है डिसलोकेशन। ठीक, क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर को सोल्व करता है। यानी कि स्टेटस डिसलोकेशंस रेफर्स टू द मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल सोशल और एकेडमिक positions of the communicator and receivers. This create the hesitations को create करेगा, बोलना चाह रहे हैं बोल नहीं पा रहे हैं। fear डर को सोल्व करता है। misunderstanding, ठीक है, कहीं गलत ना हो जाए। resulting in a psychological barrier है ये, आप चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बोलने का मन है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, या पढ़ रहे हैं ध्यान कहीं और है, तो इस चीज को हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। बैरियर्स टू द कम्युनिकेशंस, ठीक है, साइकोलॉजिकल हो गया, टेक्निकल बैरियर भी होता है और बहुत सारा बैरियर का डिस्कशन भी किए ही हैं। ठीक है, परिस्थिति विस्थापन तब होता है जब संप्रेषक और श्रोता की अपेक्षित वास्तविक स्थिति में अंतर हो। इससे झिझक, भय और भ्रम उत्पन्न होता है जो संचार में अवरोध करता है, दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या है, मैनिपुलेटेड इमोशंस इन कम्युनिकेशन रिजल्ट इन, संचार में नियंत्रित मैनिपुलेटेड भावनाएं किसका कारण बनती है, जो मतलब कि जो बात मैनिपुलेट होता है वो किसका कारण बनती है, ये बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ऑथेंटिक नहीं, ऑथेंटिक तो होगा ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल गलत है। डिस्टॉर्टेड क्या है, डिस्टॉर्टेड मैसेज ऑफ परसेप्शन, संदेश की विकृत समझ। हाँ, मैंने यही होता है, बात को तोड़ मोड़ करके पेश करना, मतलब कि बोलना कुछ और है, घुमा के कुछ और बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं मैनिपुलेटेड इमोशंस। बिल्कुल आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है, बोलने के तरीका को ही चेंज कर देना है, वही होता है मैनिपुलेटेड इमोशन। ठीक है, यानी कि व्हेन इमोशंस आर आर्टिफिशियली
कंट्रोल और इम्पोस्ट द रिसीवर्स में मिस इंटरप्रेट, रिसीवर जो है उसे गलत वे में समझे, द द हाँ intention of the senders, the effect this affects the objectivity and leads to biased or distorted understanding the message। मतलब कि जब भावनाओं को कृत्रिम रूप से नियंत्रित या प्रभावित किया जाता है तो श्रोता जो सुनने वाला होता है, श्रोता संदेश के वास्तविक अर्थ को सही ढंग से नहीं समझ पाता, जिससे संचार क्या होता है, विकृत हो जाता है। यानी कि जब सही से समझ में नहीं किया बात तो समझना है कुछ, समझ गए कुछ और, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, विकृत बोलते हैं। कि मतलब कि उस बात को सही से समझ नहीं पाना और दूसरे वे में समझ लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है साइकोलॉजिकल रीडनेस ऑफ ए कम्युनिकेटर मेनली इंक्लूड्स, यानी कि संप्रेषक की मनोवैज्ञानिक तत्परता के मुख्यतः क्या शामिल होता है, उसमें मुख्यतः क्या शामिल होता है, जो साइकोलॉजिकल रेडनेस होता है ये बताइए कि उसमें मुख्यतः क्या शामिल होता है। एक्चुअली फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिजिकल मतलब कुछ नहीं है। एंटीसिपेशन एंड कॉन्फिडेंस, यस, प्रत्याशा और आत्मविश्वास जो होता है साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट होता है। साइकोलॉजिकल रेडनेस जो होता है इन्वॉल्व एंटीसिपेशन ऑफ ऑडियंस रेस्पॉन्स, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, एंड कंटेंट and emotional controls। These factors reduces the anxiety and enhance the clarity को enhance करता and persuasions in the communications। यानी कि मनोवैज्ञानिक तत्परता में श्रोताओं की प्रतिक्रिया की प्रत्याशा, विषय पर आत्मविश्वास, भावनात्मक नियंत्रण शामिल होते हैं, जो घबराहट कम करता है। ठीक है, घबराहट क्या करता है, कम करता है और संचार को स्पष्ट व प्रभावी बनाते हैं और अच्छी बातचीत होती है। ठीक, यानी कि नेक्स्ट आते हैं, टू मेंटेन इफेक्टिव क्लासरूम प्रेजेंस ए टीचर शुड मेनली रिले ऑन, यानी कि कक्षा में प्रभावी उपस्थिति बनाए रखने के लिए शिक्षक को मुख्यतः किस पर निर्भर होना चाहिए कि कक्षा में प्रभावी टीचिंग हो। ठीक है, कक्षा में प्रभावी टीचिंग हो, इसमें टीचर को क्या करना चाहिए, किस बात पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले बात क्या है, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, यानी कि आत्मविश्वास पूर्ण देह भाषा। यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात रख रहे हैं स्टूडेंट के बीच तो ऑटोमेटिक क्लासरूम जो होता है इफेक्टिव क्लासरूम को शो करेगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या है, फिर कुछ भी नहीं शो करेगा। यानी कि इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम इज लार्जली कम्युनिकेटेड थ्रू द नॉन वर्बल क्यूज को भी शो करता है, सच एज द पोस्चर हुआ, आई कांटेक्ट हुआ, फेशियल एक्सप्रेशंस को भी शो करता है। कक्षा में फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है टीचर्स का। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, अगर आपका कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट पे तो बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज रहेगा। कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटी, calmness and competence which psychologically assure a student and maintain the classroom control without aggregation, यानी कि कोई भी टेंशन के आप क्लासरूम को अच्छे बना सकते हैं। कक्षा में जो है प्रभावी उपस्थिति मुख्यतः और शाब्दिक संकेतों जैसे देह भाषा हो गया, नेत्र संपर्क हो गया, मुख्य व्यक्ति से जो बात निकलता है प्रकट होती है, आत्मविश्वास पूर्ण भंगिमा शिक्षक की क्षमता संतुलन को दर्शाती है, जिससे बिना डर या आक्रामकता के अनुशासन बना रहता है। जो अनुशासन डिसिप्लिन है कक्षा में बना भी रहेगा और स्टूडेंट भी उस चीज को क्लियरली समझेगा भी। और यहाँ पर मेन क्या है, जो मुख्य बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, बिना कॉन्फिडेंस का मतलब कि आप कक्षा में संप्रेषण को ये नहीं बना सकते हैं, मतलब सब अच्छा नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, ए टीचर काल्म्स एंड फर्म टोन ऑफ वॉइस इंडिकेट्स, शिक्षक का शांत और दृढ़ स्वर किसका संकेत देता है ये बताइए। तो ये हो जाएगा प्रोफेशनल अथॉरिटी, व्यावसायिक प्राधिकार को शो करता है जब शिक्षक शांत हो। यानी कि एक काल्म फर्म वॉइस रिफ्लेक्ट्स इमोशनल कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस, इट एस्टैब्लिशेस द प्रोफेशनल्स अथॉरिटी एंड प्रमोट्स द रेस्पेक्ट को प्रमोट करता है, मेकिंग स्टूडेंट मोर
रिसेप्टिव एंड अटेंटिव, यानी कि शांत किंतु दृढ़ स्वर भावनात्मक नियंत्रण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह शिक्षक की पेशेवर गरिमा को स्थापित करता है और विद्यार्थियों में सम्मान व ध्यान उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या है। इफेक्टिव क्या है, हाँ, इफेक्टिव टीचर प्रेजेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाय, यानी कि प्रभावी शिक्षक उपस्थिति को शाब्दिक समर्थन मिलता है। ठीक है, शाब्दिक समर्थन मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, इस चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, प्रभावी समर्थन मिलता है तो ये जो होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट क्लासरूम रूल्स, सुसंगत कक्षा नियम जो होता है तभी शाब्दिक समर्थन मिलता है। कंसिस्टेंसी क्लासरूम में होना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी इन रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट को बढ़ाता है। ठीक है, इट स्ट्रेंथेन्स द टीचर्स प्रेजेंस बाय मेकिंग स्टूडेंट्स फील सिक्योर एंड डिसिप्लिन विदाउट करेक्शन, यानी कि नियमों और अपेक्षाओं में निरंतरता से स्थिरता विश्वास उत्पन्न होता है। इससे शिक्षक का उपस्थिति सुदृढ़ होती है और अनुशासन स्वाभाविक रूप से क्या है, बनता है, जो भी अनुशासन है वो बनता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं विच बिहेवियर ऑफ टीचर मोस्ट इनहांस क्लासरूम अथॉरिटी, यानी कि शिक्षक का कौन सा व्यवहार कक्षा में प्राधिकार को सबसे अधिक सुदृढ़ करता है, ये बताइए शिक्षक का कौन सा व्यवहार सबसे सुदृढ़ करता है कक्षा में। तो आपका ये हो जाएगा बैलेंस्ड, हाँ, बैलेंस असर्टिवनेस, संतुलित दृढ़ता जो है इसको शो करता है। बैलेंस असर्टिवनेस कंबाइन द फर्मनेस विद द एम्पैथी, इट अलाउज द टीचर्स टू मेंटेन control while respecting students' dignity, thus strengthening the authority and support and ठीक है simultaneously, यानी कि संतुलित दृढ़ता में कठोरता सहानुभूति दोनों का समन्वय होता है। इससे शिक्षक और प्राधिकार बना रहता है और साथ ही छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध भी स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल इंडिकेटर ऑफ टीचर कॉन्फिडेंस इज, यानी कि शिक्षक के आत्मविश्वास का सबसे उपयुक्त अशाब्दिक संकेत क्या है। अशाब्दिक संकेत बताना कह रहा है कि क्या है, बताइए। तो अपराइट पोस्चर एंड स्टडी गेज, यानी कि सीधी भंगिमा और स्थिर दृष्टि जो होता है, क्या होता है, एक अपवर्ड कॉन्फिडेंस, टीचर का कॉन्फिडेंस को यहाँ पे जो है शो कर रहा है। यानी कि एन अपराइट पोस्चर्स, ठीक है, एन अपराइट पोस्चर्स स्टडी आई कॉन्टेक्ट रिफ्लेक्ट सेल्फ एश्योरेंस कंट्रोल एंड रेडनेस, these non-verbal cues psychologically communicate leadership and effectiveness to learners, यानी कि जो सीधी भंगिमा और स्थिर दृष्टि आत्मविश्वास, नियंत्रण और सजगता को दर्शाती है। ये अशाब्दिक संकेत विद्यार्थियों को मानसिक रूप से शिक्षक का नेतृत्व क्षमता और प्रभावशीलता का अनुभव कराते हैं। ठीक है, इसका अनुभव कराते हैं। तो इस लेक्चर को आप यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। ठीक है, और अभी ये मॉक टेस्ट जो है एग्जाम तक चलेगा। मॉक टेस्ट आपका ये एग्जाम तक चलना है और किसी भी पीएचडी पेट का एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और 50 क्वेश्चन में आपका 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा। जितना भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं सब मिलाकर बोल रहे हैं, अब प्रॉपर करते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये श्योर है। ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई होगा और ये टेस्ट चलता रहेगा। और आप लोग को जहां भी जो भी कंफ्यूजन लगे कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाता है, जो भी जहां भी कंफ्यूजन लगे। और आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है तो प्रॉपर बने रहें। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।